हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार डीएलएड ऑनलाइन। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पे डीएलएड सेकेंड ईयर की पढ़ाई कराई जाती है, जहां घर बैठे आप लोग अपने सब्जेक्टिव पेपर का तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करेंगे हम लोग अपना ऑनगोइंग जो हमारा चैप्टर था गणित का शिक्षण शास्त्र भाग 2, जहाँ पे हम लोग यूनिट 2 देख रहे थे, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 पे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो, या मैं जो चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अगर वो आप तक पहुंच पा रही है, आप समझ पा रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा प्राथमिक स्तर पर गणित के संदर्भ में सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है ना, यहाँ पे 2 वर्ड आया है। कल हम लोगों ने मूल्यांकन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड हम लोग के साथ जुड़ रहा है, एक है सतत और एक है व्यापक। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये दोनों होता है क्या। फ्रेंड्स, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लगातार। ठीक है, और व्यापक का मतलब होता है ब्रॉड बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्रहेंसिव बोल सकते हैं, कॉम्प्रहेंसिव, जिसका मतलब क्या होता है, समग्र। इसका मतलब क्या होता है, समग्र, और इसका मतलब होता है लगातार। मतलब कि ये जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट की बात करें, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तो ये सतत यानी कि लगातार चलती है। और कैसे चलती है, तो समग्र रूप में चलती है। मतलब एक विद्यार्थी के तौर पे देखा जाए तो उसके 2 पक्ष होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से, तो एक होते हैं आपके शैक्षणिक या शैक्षिक बोल सकते हैं, और दूसरा होता है आपका शैक्षिक या शैक्षणिक। ये 2 पक्ष होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों पक्षों को एक साथ अगर मूल्यांकन किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यापक बोलेंगे। और जब ये साथ साथ चलना शुरू कर देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सतत। मतलब अगर बात की जाए कि इसे किससे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात यह है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही मुख्य क्या है, अंग है ना, जो कि दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि सतत और व्यापक ये दोनों आपको हमेशा कंबाइंड रूप में ही मिलेंगे, दोनों साथ साथ में मिलेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या है, कि विद्यार्थी जो भी अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं, या जो भी उनके अवधारणाओं की समझ है, जो भी वो विधियों को समझते हैं, जो भी उनका अध्ययन का अनुभव है, उसका आकलन करना, और उस आकलन के आधार पर शिक्षक क्या करता है, अपने टेक्निक्स में, अपने क्रियाकलाप में सुधार करता है। तो ये उसके उद्देश्य है, जिसमें क्या होता है कि जो शिक्षा होता है, जो अध्ययन होता है, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो पाता है। अगर परिभाषा की बात करें फ्रेंड्स, तो बोल सकते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, है ना, और साथ ही साथ उनके द्वारा उनका अधिगम अनुभव का समग्र मूल्यांकन करना, ये क्या कहलाता है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित ज्ञान एवं उनके द्वारा अर्जित अधिगम अनुभव का समग्र मूल्यांकन ही क्या कहलाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, इसमें आपका दोनों पक्ष आ जाएगा, शैक्षणिक और स्वशैक्षणिक। शैक्षणिक कहने का मतलब कि विद्यालय में जो भी उसका सिलेबस है उसको वो कवर कर रहा है। स्वशैक्षणिक मतलब इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हो जाएंगे, जैसे खेल हो गया, नाटक हो गया, भ्रमण हो गया। ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगा, शैक्षणिक में आ जाएगा। मतलब ये दोनों साथ साथ अगर मूल्यांकन हो रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड। तो इसको अंग्रेजी में CCE भी बोलते हैं। मतलब CCE का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो उसका होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है ना, शॉर्ट में इसको CCE भी आपको कहीं कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बोलते हैं, CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। कहीं कहीं ये ना दे के आपको CCE के नाम से भी दे सकता है, तो थोड़ा सा अंग्रेजी का नाम भी आप लोग याद रखने का प्रयास करिए। तो NCF 2005 ने भी CCE के बारे में बताया कि जो पुरानी तरीके से चली आ रही है जो मूल्यांकन की
प्रक्रिया है वो क्या है, कहीं ना कहीं रूढ़िगत है और उसमें बच्चों का जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तब एनसीएफ 2005 ने सिफारिश किया कि इसको हटा के इसके जगह पर कुछ नई टेक्निक्स अपनाई जाए, कोई नए तरीके को अपनाया जाए ताकि बच्चों का समग्र मूल्यांकन हो सके और बच्चे उस मूल्यांकन में बिना डरे हिस्सेदारी अपनी दिखा सके या हिस्सा ले सके या भाग ले सके। क्योंकि जो पुरानी पद्धति चलती आ रही है मूल्यांकन की, उसमें बच्चे कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर डर जाते हैं, जिसको हम लोग एग्जाम फोबिया बोलते हैं। जैसे ही परीक्षा आता है बच्चा क्या होता है, डर जाता है ना। तो इस फोबिया से बचने के लिए, इस डर से बचने के लिए एनसीएफ 2005 ने सिफारिश किया कि भाई कुछ ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाए जहां बच्चों का समग्र मूल्यांकन हो सके। समग्र का मतलब मैंने बताया शैक्षणिक और सशैक्षणिक, मतलब क्लास और आउट ऑफ द क्लास, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर जो भी वो क्रियाकलाप करते हैं, जो भी उनका करिकुलम है, उस सबका मूल्यांकन हो। क्योंकि जो रूढ़िगत परंपराएं चली आ रही, जो पुरानी मूल्यांकन की तकनीक चली आ रही है, उसमें क्या होता है कि बच्चों को 1 साल पढ़ाया जाता है, पूरे 1 साल में पढ़ाने के बाद साल के आखिरी में उससे 3 घंटे का एक लिखित परीक्षा लिया जाता है और उस परीक्षा के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, जो कहीं से उचित या संभव नहीं है कि हम उसका मूल्यांकन सही तरीके से कर पाए, ठीक है ना। उसमें आरटीई 2009 ने भी एनसीएफ 2005 की सिफारिशों को एक्सेप्ट किया और इस सीसीई को यहाँ पे लाया गया ताकि बच्चे का समग्र मूल्यांकन हो सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम था आरटीई और एनसीएफ 2005 के द्वारा, जिन्होंने इसको लाया। बात करते हैं सीसीई के प्रकार। तो फ्रेंड्स 3 प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है, जो कि सतत भी होगा और आपका व्यापक भी होगा। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सीसीई के प्रकार लिख लीजिएगा, 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला क्या होता है, तो निदानात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या होता है फ्रेंड्स, निदानात्मक मूल्यांकन में मतलब निदान देना। इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, उनके मिस्टेक्स को पता करना, मतलब गलतियों का पता लगाना, ठीक है। उनके कमियों को पता लगाना, बच्चे कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, क्या कमियां हैं उनमें, कहाँ पे उनको सुधार की आवश्यकता है, इसका पता लगाना ही क्या कहलाता है, तो निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और ये उपचारात्मक मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसके बाद ही उपचारात्मक मूल्यांकन आता है। दूसरा बात करें फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं रचनात्मक। दूसरा जो मूल्यांकन का है वह है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चे का फीडबैक लिया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा, वो क्या उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा जाता है कि बच्चे किस तरीके से सीख रहा है, वो कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे गया, वो बताई हुई चीजों को कितना याद रख पा रहा है, उसको कितना एग्जीक्यूट कर पा रहा है या दूसरे को बता पा रहा है कि, मतलब उसका फीडबैक तैयार किया जाता है ना, उसका पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। और तीसरा बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स संकल्पनात्मक या योगात्मक बोलते हैं इसको, योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इस संकल्पनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे का पूरा 1 साल का ब्यौरा तैयार किया जाता है, साल भर में उसने क्या अचीव किया है उसको तैयार किया जाता है। साथ ही साथ इसमें बच्चे का जजमेंट किया जाता है, जज किया जाता है कि बच्चा कितना सीखा है, उसका क्या रिपोर्ट है, ये सब चीजें इसमें होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार से फ्रेंड्स सीसी में मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला था क्या हमारा निदानात्मक मूल्यांकन, जहाँ पे बच्चे का क्या कमियों का पता लगाया जाता है। दूसरा था हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, जहाँ पे फीडबैक तैयार किया जाता है या रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और तीसरा क्या था, संकल्पनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन, जहाँ पर 1 साल में बच्चे का क्या रिपोर्ट रहा, साथ ही साथ उसका जजमेंट भी किया जाता है इस मूल्यांकन के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रविधियां, मतलब सीसीई के टेक्निक्स। प्रविधियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टेक्निक्स बोलते हैं, ठीक है ना। टेक्निक्स, कौन कौन से टेक्निक्स है, मतलब कौन कौन सी विधि है, कौन कौन सी वो प्रविधि है
जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। एक नंबर में बोल सकते हैं साक्षात्कार। एक नंबर में आप इंटरव्यू बोल सकते हैं, साक्षात्कार, साक्षात्कार है ना, इसको क्या बोलेंगे, इंटरव्यू। मतलब हम इंटरव्यू के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है कि बच्चे के बारे में जानकारियां एकत्रित की जाती है, वो कौन है, क्या है, उसके माता पिता कौन है, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कहीं काम किया तो क्या किया, मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता है, बच्चे का ब्यौरा तैयार किया जाता है, जानकारी एकत्रित की जाती है। दूसरा बात करें फ्रेंड्स तो लिखित परीक्षा हो सकता है, लिखित परीक्षा है ना, जैसे आपने छमाही, तिमाही या वार्षिक परीक्षा जो होता है जिसमें बच्चों के सामने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं, बच्चा लिखता है पेपर पे और उसके द्वारा जो मूल्यांकन होता है उसको क्या बोलते हैं, लिखित परीक्षा बोलते हैं। तीसरा हो गया मौखिक परीक्षा, जिसमें क्या होता है कि ओरली बच्चे से सवाल किया जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका मौखिक ओरल मेथड हो गया, ताकि जिसमें बच्चे का मूल्यांकन होता है। इसके बात करें तो बच्चे का दत्त कार्य दिया जाता है ना, दत्त कार्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमवर्क बोलते हैं। बच्चे को होमवर्क दे दिया और उस होमवर्क के माध्यम से बच्चे का असेसमेंट किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे का पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो इसके माध्यम से भी बच्चे का सीसीई किया जाता है, मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन कहता है। इस पोर्टफोलियो में क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चे का जो भी प्रगति है, क्रमिक प्रगति, उसका ब्यौरा तैयार किया जाता है। मतलब बच्चे का जो कौशल होता है ना, जो स्किल उसने डेवलप किया है, जो भी उसका अधिगम अनुभव है, उसके बारे में डिटेल्स तैयार किया जाता है, उसका जजमेंट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। अर्थात पोर्टफोलियो के माध्यम से भी हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो प्रोजेक्ट मेथड भी है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट दे दिए उसको या कोई असाइनमेंट दे दिए और उस प्रोजेक्ट असाइनमेंट के माध्यम से हम लोग उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिसको आप लोग नोट डाउन करिएगा और अपने से भी आप लोग सब इससे भली भांति वाकिफ का बना के भी आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। बट ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए परीक्षा में, ठीक है, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये होगा हमारा आज का दूसरा टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने टेक्निक्स के बारे में जाना, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, प्रविधियां हैं, जहाँ पे बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है गणित में सीखने के संकेत। ठीक है, संकेत जिसको हम क्या बोलेंगे, सिंबल, संकेत। तो फ्रेंड्स ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है सिंबल, खासकर गणित की बात करें तो गणित में बोला जाता है कि देखा जाए तो 80 to 90% क्या होता है, तो सिंबल ही तो होता है। तो गणित के सीखने में इसका क्या योगदान है, कैसे ये मदद करता है, क्या होता है संकेत, इसको समझ लेते हैं। तो कहते हैं फ्रेंड कि संकेत जो होता है हमें बच्चे के प्रगति के मापने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब बच्चा क्या सीखा है, उसने कितना प्रगति किया, ये सब मापदंड हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, सिंबल के माध्यम से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जब हमने एक बच्चे का टेस्ट लिया ना, बच्चे ने अपना कॉपी लिख के टीचर को सबमिट किया, शिक्षक ने मार्क्स देकर उसमें मान के चलिए कि 20 नंबर का एग्जाम हुआ, तो बच्चे ने 15 नंबर प्राप्त किया। अब ये जो 15/20 लिखा हुआ ये क्या संकेत है, मतलब क्या हुआ कि शिक्षक ने एक संकेत के माध्यम से बच्चे का मापदंड कर दिया कि बच्चा कितना में कितना लाया, मतलब 20 नंबर का एग्जाम था उसने 15 नंबर लाया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से संकेत हो गया और संकेत के माध्यम से उसने क्या किया, बच्चे का जो प्रगति है, बच्चा कितना नंबर लाया, कितना सीखा है, उसको जांच लिया। तो ये सब क्या है, गणित में सीखने का संकेत है, यानी कि संकेत के माध्यम से बच्चा ज्यादा सीखता है। संकेत ये भी बताता है कि बच्चे में कितना ज्ञान, बच्चे ने कितना ज्ञान का अर्जन किया है और उसकी प्रगति की दिशा क्या है, वो किस दिशा में प्रगति कर रहा है, ये भी मूल्यांकन करने में मदद करता है किसको, तो बच्चों को। साथ ही साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही दिशा में जा रही है कि नहीं, ये भी बताता है। अगर सही शिक्षण या अधिगम किया जा रहा है तो इसका मूल्यांकन भी सिंबल कर देता है कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स कि संकेत होते कैसे, तो अभी तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि अगर एग्जाम्पल है, मैंने लिख दिया कि 4 का गुना 10 से करें तो 40 प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करें संकेत की तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 4 का गुना 10 से तो क्या प्राप्त होता है, 40। तो ये जो लिखा हुआ है ना फ्रेंड, इसी को तो संकेत बोलते हैं।
ये कुछ नहीं है, इसी को संकेत बोलेंगे और इसी का यूज गणित में होता है, ठीक है ना। आपने कुछ और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, आप लोग अपने से भी एग्जांपल बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही हो, इसके आधार पे आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। और भी बहुत सारे गणित के संकेत हैं, जैसे आपने देखा होगा बराबर, है ना। कुछ और संकेत देख लेते हैं। बराबर को कैसे लिखते हैं गणित में, ऐसे लिखते हैं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसको क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल टू। तो ये सब क्या हमारा संकेत है। जोड़, जोड़ को क्या बोलेंगे, ये हमारा संकेत हो गया। घटाओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, इसको संकेत में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है, तो संकेत कहलाता है। गणित के संकेत मतलब क्या है, ये गणित शिक्षा में बहुत ज्यादा मदद करता है, बच्चे के प्रगति को मापने में मदद करता है, शिक्षण अधिगम कैसा चल रहा है उसकी दिशा को ये बताने में मदद करता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे यहाँ लिख सकते हैं। प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत, तो इसका सिंबल क्या है, प्रतिशत का, ठीक है, हमारा प्रतिशत हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। सॉरी उल्टा हो गया, ये ऐसे होता है। ये सब क्या हमारा मैथमेटिकल सिंबल हो गया या गणितीय संकेत हो गया, जो कहीं ना कहीं गणित के सीखने में मदद करता है। और इससे गणित क्या होता है, रुचिकर भी होता है, आसान भी होता है, और एक तरीके से देखा जाए तो समय का बचत भी होता है। इससे बच्चे को मजा भी आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि संकेत के क्या क्या महत्व है। तो महत्व तो फ्रेंड्स आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। महत्व की बात करें तो ये बच्चों में बेहतर समझ विकसित करता है, बच्चों को ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है ना, मतलब शॉर्ट में काम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे खुश रहते हैं कि मेहनत में बच गए। इसके अलावा संकेत बच्चों की दक्षता का आकलन करता है। मैंने बताया कि बच्चे का क्या कौशल है, क्या दक्षता है, उसने कितना सीखा है, इसका मापदंड भी ये कर देता है। साथ ही साथ बच्चे का जो प्रोग्रेस होता है, जो प्रगति होता है, उसके मापने में भी ये मदद करता है। तो यही क्या हो गया, संकेत के महत्व हो गए। इसको आप लोग अपने से ही बना के देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस प्रकार से हमारा S7 का यूनिट 2 आज पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसका यूनिट 3 देखेंगे, और यूनिट 4 छोटा छोटा यूनिट है, इसको जल्द से जल्द कवर करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग फिर अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को भी, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।